लालची और सौतेला बाप। रीमा का एक छोटा सा परिवार था और वे दोनों लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। एक दिन की बात है, रिया अपने माँ से कहती है कि माँ, मेरी सारी सहेलियाँ स्कूल पढ़ने जाती हैं। मुझे भी पढ़ने का मन करता है और मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हमारे घर की गरीबी मिटाना चाहती हूँ। इसके बाद हम नए घर में रहेंगे, एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, उसमें हम दोनों आराम से रहेंगे। बरसात में तो ये सारा घर भीग जाता है और इसमें से पानी चूने लगता है तो हम सो भी नहीं पाते माँ। मुझे पढ़ना है माँ, मैं क्या करूँ, मेरी सारी सहेलियाँ पढ़ती हैं। तभी रिया की माँ कहती है कि बेटा, मैं तो तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो हमारे घर के हालात को तो देख सकती हो ना। हम कितने ज्यादा गरीब हैं, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल कहाँ से भेजूंगी बेटा। मुझे भी पता है तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना है। तुम्हारे पापा भी नहीं है कि हमें कमा कर पैसा दें और हम दोनों अपना खर्चा चला सकें। बेटा, स्कूल जाने की जिद छोड़ दो, वरना हम खाए बिना मर जाएंगे, समझी बेटा। तभी रिया गुस्से से बाहर की ओर भाग जाती है और बाहर की ओर जाते उसकी मम्मी को देखकर बहुत दुख होता है। तभी उसकी मम्मी खाना पकाने लगती है और उसके पिता के बारे में सोचने लगती है और एक निर्णय लेती है कि मुझे अब दूसरी शादी करनी पड़ेगी अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए। सोचते सोचते उसकी माँ तेजी से बाहर की ओर जाने लगती है और बाहर की ओर चली जाती है। एक दिन बाद उसकी माँ एक दूसरी शादी कर कर आती है और अपने बेटी रिया से कहती है कि बेटा, अब यही तुम्हारे पिता हैं और ये कमाएंगे तो तुमको पैसा देंगे और तुम्हें पैसा देंगे तो तुम पढ़ सकती हो और अपना सपना भी पूरा कर सकती हो। अब बेटा, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी कर ली है। तभी रिया गुस्से से बाहर बाग की ओर चली जाती है और बाग की ओर जाते देख उसकी मम्मी को बहुत दुख होता है और उसके पापा भी मनाने के लिए चले जाते हैं। उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ भी उसको मनाने के लिए चली जाती है और उसकी माँ बाग के पास पहुँच जाती। अपनी बेटी को रोते देखकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी माँ अपनी बेटी को मनाने लगती है। कहती है कि शांत हो जाओ बेटा, इस तरह रोकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तो शादी की। अगर तुम कह दो तो मैं अभी उनको छोड़ दूंगी और हम दोनों अकेले रहेंगे। मुझे जरूरत नहीं है शादी करने की बेटा। तभी वो सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है, अपनी माँ के गले लग जाती। गरीबों की बस्ती, ये है निधि का घर। निधि अपने नानी के यहाँ घूमने आती है और अपने नानी से कहती है कि नानी, मैं इतने दिन बाद शहर से गांव आई हूँ, क्या आप मुझे आपका गांव घुमाने चलेंगी? मुझे गांव घूमने का मन कर रहा है। उसकी दादी कहती हैं कि बेटा, मेरा बहुत तेज से पैर दर्द कर रहा है, तुम बाहर जाकर घूम आओ, लेकिन गरीबों की बस्ती में मत जाना बेटा, बहुत गंदे लोग हैं। तभी निधि अपने नानी के घर से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागती है और बाहर पहुंच जाती है और गांव को बहुत अच्छी तरीके से घूमते हुए और देखते हुए वह एक गरीबों की बस्ती में पहुंच जाती है। वहां पर उसको एक रोहन नाम का लड़का दिखाई देता है और वह उसके पास जाती है और कहती है कि हेलो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मैं बहुत दिन बाद गांव घूमने आई हूँ अपने नानी के घर। मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। क्या तुम मेरे
दोस्त बन सकते हो। मुझे तुमसे दोस्ती करने में बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो, समझे। तभी रोहन कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त बन जाता, लेकिन मैं गरीबों के बस्ती से हूँ और तुम अमीरों के बस्ती से हो। अगर तुम्हें तुम्हारे घर वाले देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे और मेरे हाथ पैर दोनों तोड़ देंगे और फिर उसके बाद मैं चलने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसलिए बहन जी, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे आपसे दोस्ती करना यानी कि मौत को दावत देने के बराबर है। अगर मेरे घर वाला कोई देख लेता है तो मुझे बहुत मारेगा, आपके घर का कोई देख लेगा तो मेरी जान ही ले लेगा। तभी निधि की नानी वहाँ पर आ जाती हैं। क्या रे गरीब, तू मेरे बच्ची से कैसे बात कर रहा है? तुझे ये नहीं पता कि तू गरीबों की बस्ती से है और ये अमीरों की बस्ती से है। जितना ये एक दिन में खाती है उतना तुम महीने भर में भी नहीं खाते होगे। आइंदा से इसके पास देखा तो तेरे को मार डालूंगी। तभी निधि अपने दादी से कहती है कि दादी, ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? अमीरों की बस्ती और गरीबों की बस्ती, सबके चार हाथ पैर होते हैं और सभी के अंदर खून होता है और सभी डोल सकते हैं, सभी एक ही जैसे खाना खाते हैं, सभी एक ही प्राकृतिक में हवा लेते हैं। आप ये ऊंच नीच की बात कहाँ से करती हैं? आपको तो शर्म लगनी चाहिए। आप इतनी बुढ़ी हो गई हैं लेकिन तभी भी आप गरीब और अमीर में भेदभाव रखती हैं। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ कर दो बेटा। तुम दोनों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी मत मारी गई थी कि मैं अमीर और गरीबों के झांसे में पड़कर गरीबों को बहुत ज़्यादा सताती थी। आज से तुम लोग मेरे ही घर रहोगे। चलो बेटा, हम चलते हैं। तभी निधि रोहन को अपने साथ उसके नानी के घर लेकर चली जाती है और वे दोनों उसके घर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गरीब का घर। एक दिन की बात है, रमेश अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ खेत देखने, तुम अपना ख्याल रखना। मैं देर से आऊँगा क्योंकि मुझे खेत की रखवाली करना पड़ता है। खेत में सांड घुस जाते हैं और सब फसल बेकार कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए मैं खेत में जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रमेश अपने घर से बाहर चला जाता है और गांव से होकर वह धीरे धीरे आम के बाग से गुजरते हुए वह अपने खेत में पहुंच जाता है और खेत में जाकर वहां पर खड़े होकर अपने खेत को देखने लगता है। तभी देखते देखते सेठ आ जाता है। आने के बाद सेठ कहता है कि का रे रमेशवा, हमार पैसवा नाही दीबे, हमार पैसवा नाही देबे तो तोके हम जान से मार दिहब, नहीं तो तोर घर हड़प लेहब। हमार पैसवा हमें जल्दी जल्दी दे दिए, नहीं तो हम तोरे फसलिया मन से आधी तोर फसलिया ले लेहब। समझत है कि नाही हमरी बतिया के? हमके हमार कर्जवा जल्दी लौटा दिए, नहीं तो फिर हमसे बुरा केहू नहीं होई। रमेश बाबू, एक बात सोच ले जा, अपन घर दे दिया हमें, नहीं तो अपने फसल मन से आधा फसल हमें दिया। अब हम जा। तभी रमेश कहता है कि नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, मैं आपका कर्जा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी मरी है, मेरे घर बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की, वरना मैं आपका पैसा तुरंत लौटा देता। मेरी फसल हो जाएगी तो आप मेरी सारी फसल ले लीजिएगा, लेकिन मेरा घर मत लीजिएगा, नहीं तो हम और मेरे दोनों बेटे कहाँ सड़क पर आ जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ पर रहेंगे? आप ही बताइए सेठ जी, ऐसा इतना जुल्म हमारे ऊपर मत करिए, हमको जीने और खाने दीजिए। रमेश जी, एक बार हमें और मोहलत दीजिए, हम आपका सारा कर्जा लौटा देंगे। 1 महीने का हमें और टाइम दे दीजिए, उसके बाद आपका सारा कर्जा हो जाए। इतना सुनते ही सेठ गुस्से में
अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पे गुस्से में आता है और बैठ जाता है। तभी अपने पत्नी से कहने लगता है कि तेरी सुनत है, अब की बार हम रमेशवास कर्जवा लाई ले है वो से, अगर कर्जा ना देही तो ओकर घर हम हड़प लेबै, समझू कि नाही। अब की बार हम ओकर कौनो बहाना नाही सुनब, ओकर रोडे बुलाई के छोड़ब। ओकर इतनी बढ़िया फसल भइल बा, ओकर फसल हम हड़प लेब, फसल ना देही तो घर ओकर हड़प लेहब, दोनों मन से एक चीज़ जरूर होकर अब के हम हड़पें। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अजी कब तक आप दूसरों पे गरीबों पे जुल्म करते रहेंगे, कभी तो मेरी भी लाज रख लिया करिए। कितने आप बड़े आदमी हैं, फिर भी इतना पैसा आपके पास है, धन है, दौलत है, शोहरत है, फिर भी आप गरीबों को क्यों परेशान करते हैं। गरीबों को इतना परेशान करना ठीक नहीं है। अगर आप अभी से भी सुधर जाएं तो भी बहुत अच्छा है, वरना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पाप का घड़ा भर जाएगा। तभी रमेश अपने घर पर आ जाता है और अपने बेटे से जाकर कहने लगता है कि बेटे सुनते हो, रमेश इस बार हमारा घर नहीं तो हमारे खेत की आधी फसल ले लेगा। अगर फसल ले लेगा तो हम क्या मार्केट में बेचेंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम खाए बिना मर जाएंगे। हमारा तो अब कोई रास्ता निकल नहीं रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं बेटे। अब हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारा घर भी चला जाएगा, अब हमारा तो सिर्फ सेठ ही मदद कर सकते हैं। तभी सेठ सुनता है ये सब बातें और उसके घर में आता है और कहता है रमेश बाबू, हमके माफ़ कर दिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज के बाद हम तुमसे कहियो ना परेशान करबै, काहे से कि हमार पत्नी हमार आँख खोल देस। अब तू हमें एको रुपया मत दिया, हम तुमके झूठ बोल के तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ाए रहे, तुम्हारे ऊपर कर्जा ना रहा, हम सिर्फ तुमसे पैसा हड़पे खातिर तुम्हारे ऊपर कर्जा लगाए रहे। रमेश बाबू हमें माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी भूल हम गरीब के साथ ही करत रहे, हमें भगवानों माफ़ ना कर सकते हैं। हे रमेश बाबू, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करत बाटी, हमके माफ़ कर दिया रमेश बाबू, हम तुमके जितना पैसा चाहे देहब, तू तनको मत घबराया। तभी रमेश वहाँ से अपने घर की ओर धीरे धीरे निकल जाता है और तभी ये दोनों उसे देख। सौतेली माँ का कहर। एक दिन अचानक से रिया की माँ मर जाती है और रिया रोने लगती है। तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और वह अपने पत्नी को मरे देखकर वह भी रोने लगते हैं। तभी दोनों लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, अपने माँ के गम में बहुत ज़्यादा रोने लगती है रिया। तभी उसके पिताजी उसको समझाते हैं, बेटा अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, तुम्हारी माँ तो मर गई, अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तो किसी का होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि अब तुम्हारे लिए एक दूसरी माँ को लेकर आता हूँ जो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, तुम्हें अपनी माँ की तरफ से प्यार करेगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी मम्मी ज़रूर लेकर आऊँगा जो तुम्हें खाना भी बनाकर देंगी और तुम्हें स्कूल भी भेजेंगी, तुम्हारा कपड़ा भी धोएंगी और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगी। तुम रोना नहीं बेटा, बस मैं तुमसे यही गुजारिश करता हूँ कि तुम अच्छे से और सही सलामत रहना, ठीक है बेटा। मैं जा रहा हूँ। तभी रमेश अपने शहर के लिए निकल जाता है और गांव से होते होते वह एक घने जंगलों से गुजरते हैं। तभी वह शहर में पहुंच जाता है। शहर में पहुंचकर वह अपने बेटे के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ने लगता है। तभी वह रोहिणी के घर में पहुंच जाता है। तभी उस वहाँ पर रोहिणी से कहती है कि रोहिणी तुम मेरे घर चलोगी, मेरी पत्नी मर गई है, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखने चलोगी, क्या मेरी मदद कर सकती हो तुम? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें सारा पैसा दूंगा,
सिर्फ तुम्हें मेरे बेटी का ख्याल रखना होगा और मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना होगा ताकि मेरी बेटी की माँ की याद ना आए। और इस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगी कीमत भी दूंगा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहता है रोहिणी। फिर कहती है कि ठीक है मैं चलूँगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे पैसा देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। और अगर तुम मुझे जितना पैसा दोगे मैं तुम्हारे घर पे उतना ही दिन रहूंगी और तुम्हारी बेटी का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। तुम्हारी बेटी को माँ की कमी कभी नहीं होने दूंगी। तभी रोहिणी के साथ रमेश चला जाता है और जाते जाते वो दोनों लोग पहुंच जाते हैं शहर में। गुजरते गुजरते वह लोग धीरे धीरे रोहिणी के बारे में रमेश सोचते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तभी अपने घर पहुंचता है, अपने बेटी को देखता है और अपने वहां पर रुक कर अपने बेटी से कहता है, बेटा आज से ये तुम्हारी नई माँ है। ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा सारा काम करेंगे। तुम्हें सिर्फ स्कूल जाना है बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अपने माँ को भूल जाओ। अब यही तुम्हारी माँ है और तुमसे बहुत प्यार करेंगी और अच्छे तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार भी करेंगी। तुम घबराना नहीं बेटा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें सिर्फ अब अच्छे तरीके से रहना है और पढ़ना है। तुम अपनी माँ की याद मत लाने देना, ठीक है बेटा। अभी मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। तभी रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो ऑफिस के लिए जाता है। तभी उससे रोहिणी कहती है कि चल आज के बाद तुझे मेरा सारा काम करना पड़ेगा। अब तू ही मुझे खाना बना कर देगी, मैं तुझे खाना बना कर नहीं दूंगी। आज के बाद तू मेरा सारा काम करेगी, मेरा कपड़ा धोएगी और घर की साफ सफाई तू ही करेगी। वो तो मैं तेरे पिता के कहने पर चली आई, वरना मैं आने वाली नहीं थी। तेरी माँ मैं बनने नहीं आई हूँ, ठीक है। आज के बाद तू घर का सारा काम करेगी, ठीक है, और मैं आराम करूँगी। इतना कहकर रोहिणी घर के अंदर चली जाती है। तभी रमेश की बेटी रोने लगती है और रोहिणी आती है, कहती है अभी तक कोई भी काम तूने नहीं किया, सिर्फ बैठ कर रो रही है। रुक अभी मैं तेरे को बताती हूँ। उठ जल्दी सारा काम कर दे, नहीं तो मैं तेरे को बहुत मारूंगी। तभी रोहिणी झाड़ू लेकर रमेश की बेटी को मारने लगती है और मारते मारते उसे बेहोश कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। तभी अपने रूम में जाती है, तभी रमेश के पिताजी आ जाते हैं और अपने बेटी को बेहोश होकर देखते घबरा जाते हैं और अपने बेटी से कहते, उठो बेटा क्या हुआ, तुम क्यों बेहोश हो गई थी। तभी वो दोनों रमेश को सच्चाई बता देती है और अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। अपने